सो हम लोग बेसिस कर रहे थे और हमने देखा था कि बेसिस में अम, किसी भी सेट ऑफ वेक्टर्स को बेसिस तब कह सकते हैं जब उसमें दो क्वालिटी है। एक तो क्वालिटी ये कि वो जो सेट है वो खुद लीनियरली इंडिपेंडेंट हो। दूसरी क्वालिटी के वो सेट के जो वेक्टर्स हैं वो किसी वेक्टर स्पेस को स्पैन करते हैं। जिस वेक्टर स्पेस को वो स्पैन करते होंगे ये सेट उसी स्पेस V का बेसिस होगा। हमने R2, R3, Rn इनके स्टैंडर्ड बेसिस वेक्टर देखे। हमने मेट्रिसेस की स्पेस का स्टैंडर्ड बेसिस वेक्टर्स देखे। और हमने बेनिफिट का बेसिस देखा लास्ट टाइम कि अगर आपके पास बेसिस के अंदर वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो वो सिर्फ एक ही तरीके से रिप्रेजेंट हो सकता है। मल्टीपल सेट्स ऑफ नंबर्स नहीं होंगे, एक ही सेट ऑफ कोफिशिएंट्स होगा जिससे किसी एक लोकेशन पे आप पहुंचेंगे। मल्टीपल तरीकों से नहीं पहुंच सकते। फिर हमने डिमेंशन का कॉन्सेप्ट देखा था। डिमेंशन इज जस्ट सिंपली कि किसी वेक्टर स्पेस का जो बेसिस होता है उसमें जितने भी वेक्टर्स होते हैं वो उसकी डिमेंशन है। तो टू डिमेंशनल स्पेस हम कहते हैं क्योंकि उसकी बेसिस वेक्टर्स दो हैं। उन दो के थ्रू आप पूरी स्पेस को स्पैन कर सकते हैं। थ्री डिमेंशनल स्पेस को हम थ्री डिमेंशनल इसलिए कहते हैं क्योंकि उसके अंदर बेसिस वेक्टर्स तीन हैं एंड सो ऑन। फिर हमने लास्ट टाइम हमने इस स्लाइड पे एंड किया था। ये बस ये कह रही थी कि यानी इस स्लाइड से जो टेक होम मैसेज है वो ये है कि अगर आपके पास एक सेट ऑफ वेक्टर्स है जो एन डिमेंशनल स्पेस में आप हैं, ये इनफैक्ट लिखा हुआ है बुलेट में भी, पहली बुलेट को अगर आप देखें कि मेरे पास कोई वेक्टर स्पेस है, वो एन डिमेंशंस वाली वेक्टर स्पेस है और उसमें एन वेक्टर्स का एक सेट है आपके पास। अगर आपके पास एन वेक्टर्स का सेट है तो आपको सिर्फ एक चीज़ चेक करने की ज़रूरत है, या तो लीनियर इंडिपेंडेंस चेक कर लें या फिर स्पैनिंग चेक कर लें। अगर एन वेक्टर्स का सेट एन डिमेंशनल स्पेस को स्पैन करता है तो वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा फॉर श्योर। और अगर वो एन वेक्टर्स का सेट एन लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो फिर वो एन डिमेंशनल स्पेस को स्पैन करता होगा फॉर श्योर। यानी वन इम्प्लाइज द अदर। ठीक है। अगर एन डिमेंशनल स्पेस है उसके अंदर एन ही आपके पास वेक्टर्स हैं, इस सिनारियो में कि एन डिमेंशनल स्पेस में एन वेक्टर्स का सेट, अगर आपसे पूछा जाए कि वो बेसिस है या नहीं है तो सिर्फ एक चीज़ चेक करने की ज़रूरत है। अगर स्पैन वो करता है, स्पैनिंग टेस्ट अगर पास करता है तो इसका मतलब है कोई लीनियर इंडिपेंडेंट होगा, इसका मतलब बेसिस होगा। और अगर वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है, ये वाला टेस्ट पास करते हैं वो वेक्टर्स, तो फिर ऑटोमेटिकली उसका मतलब है कि फिर वो स्पैन करते होंगे उस स्पेस को, विच मीन्स अगेन कि वो बेसिस होगा। तो इस सिनारियो में इट्स सफिशिएंट टू चेक ओनली वन जब आपके पास एन वेक्टर्स हैं एन डिमेंशनल स्पेस में। और ये जो हमने लास्ट टाइम ये फिगर्स डिस्कस की थी, ये सारी असल में बात वहीं जा रही है कि n vectors in n dimensional space, if they are linearly independent they will span, or if they span then they will be linearly independent. So in both situations just checking one condition ensures the other as well. Okay. जिसको आप डिमेंशन कहते हैं, हमने तो कहा था कि नंबर ऑफ बेसिस वेक्टर्स, लेकिन अगर हम ज्योमेट्रिकली देखना चाहें तो जिसको आप ज़ीरो डिमेंशनल स्पेस कहते हैं,
जीरो डिमेंशनल स्पेस ये होती है जिसके अंदर सिर्फ एक वेक्टर पड़ा होता है, जीरो वेक्टर, इसे कहते हैं जीरो डिमेंशनल स्पेस। उस जीरो वेक्टर का साइज कितना है इट डजेंट मैटर। देखें ये भी एक जीरो वेक्टर है जिसमें दो जीरो पड़े, ठीक है। ये भी एक जीरो वेक्टर है जिसके अंदर 1 2 3 4 5 जीरो पड़े, ठीक है। ये दोनों जीरो वेक्टर से बनी हुई स्पेसेस हैं। यू वुड बी टेम्पटेड टू से कि जी ये टू डिमेंशनल स्पेस है और ये फाइव डिमेंशनल स्पेस है। दोनों बातें गलत है। ये टू डिमेंशनल और फाइव डिमेंशनल स्पेस नहीं है, ये जीरो डिमेंशनल स्पेस है, क्योंकि इस स्पेस का जो बेसिस वेक्टर है वो एक ही है, ठीक है, और वो जीरो वेक्टर है, तो इट्स जीरो डिमेंशनल स्पेस। और ज्योमेट्रिकली देखा जाए तो ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट यहाँ पे बना हुआ है ओरिजिन पे, दैट्स जीरो वेक्टर, और ये पूरी स्पेस है, इट्स जीरो डिमेंशनल स्पेस। वन डिमेंशनल स्पेस हम कहेंगे ये किसी भी लाइन को, ठीक है, वो लाइन चाहे 1D स्पेस में, लाइन चाहे 2D में है, लाइन चाहे 3D में है, लाइन चाहे n डिमेंशंस में है, अगर वो लाइन है तो फिर इट्स अ वन डिमेंशनल स्पेस। लेकिन स्पेस कह रहे हैं आप, सेट नहीं कह रहे। अगर स्पेस कह रहे हैं तो ओरिजिन से गुजरना ज़रूरी है। जीरो वेक्टर ज़रूरी होता है ना वेक्टर स्पेस के 10 एक्सियम्स में। तो एनी लाइन थ्रू दी ओरिजिन इज अ वन डिमेंशनल स्पेस। क्यों? क्योंकि इस स्पेस को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको एक ये इस तरह का वेक्टर यही काफ़ी होगा जो मैंने ब्लैक से ड्रॉ किया। दिस इज अ वन बेसिस वेक्टर दैट स्पैन्स द होल स्पेस। एनी प्लेन थ्रू दी ओरिजिन, प्लेन अगर है तो दो वेक्टर चाहिए आपको प्लेन पे। लेट्स से ये वाला ले लें और ये वाला ले लें, कोई भी दो ले सकते थे, ये वाला और ये वाला ले लेते हैं, ये भी स्पैन करते हैं और ये इंडिपेंडेंट भी होते हैं, ये भी बेसिस हो सकता था। तो चूंकि इसको दो वेक्टर से स्पैन कर सकते हैं, देयरफॉर ये टू डिमेंशनल स्पेस है। थ्री डिमेंशनल स्पेस तो चले हम ये पूरा देख ही रहे हैं, थ्री डिमेंशनल स्पेस। चेंज ऑफ बेसिस, चेंज ऑफ बेसिस पे मैं ऐसा करता हूँ इसको, पहले मैं चंद और टॉपिक्स कर लूँ और फिर वापस चेंज ऑफ बेसिस पे आते हैं। सो लेट मी स्किप अ फ्यू स्लाइड्स, ठीक है। ओके, पहले देख लेते हैं रो स्पेस, कॉलम स्पेस और नल स्पेस। ये बड़ी इंपॉर्टेंट स्पेसेस होती हैं किसी भी मैट्रिक्स के लिए। रो स्पेस, कॉलम स्पेस, नल स्पेस। आपके पास कोई मैट्रिक्स है ए और कोई नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसकी रोज और कॉलम्स बराबर नहीं है, ठीक है। इट्स एन m/n मैट्रिक्स ए। द सबस्पेस ऑफ Rn, नोटिस मैंने यहाँ n यूज किए, m नहीं, n। The subspace of n Rn spanned by the row vectors of A is called the row space of A. इसको समझने में थोड़ी सी मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ, बाकी आपने करना है। मैं A बना देता हूँ। A का साइज है 3/4, 3 रोज 4 कॉलम्स, और इसके अंदर जो नंबर्स पड़े हैं वो है 5 1 6 3 9 0 1 0 4 6 1 8। ये 12 नंबर इसमें पड़े। इसके जब आप कहते हैं रो वेक्टर्स ऑफ ए, तो कितने हैं इसके रो वेक्टर्स? कैन एनीवन आंसर? इस ए मैट्रिक्स में कितने रो वेक्टर्स हैं? नहीं, इस ए मैट्रिक्स में जो मैंने यहाँ बनाया है, आपका जवाब ठीक है, लेकिन इसमें 3 रोज हैं, 3 रो वेक्टर्स हैं। 5 1 6 3 पहला, 9 0 1 0 दूसरा,
4618 तीसरा। ओके फाइन, हमें रो वेक्टर्स तो समझ आ गए, 3 है। जब आप कहते हैं द सब स्पेस ऑफ आर एन स्पैन्ड बाय दीज 3 रो वेक्टर्स, स्पैन्ड से क्या मतलब है? इनको मैं नाम दे देता हूं। ये रो वेक्टर R1 है, ये रो वेक्टर R2 है, और ये रो वेक्टर R3। स्पैन क्या होता है? लेकिन इनका स्पैन है क्या? मैं लिखूं कैसे इनका स्पैन? स्पैन तो ऐसे लिखते हैं जी, लीनियर कॉम्बिनेशन ही स्पैन होता है, K1 टाइम्स R1 वेक्टर प्लस K2 टाइम्स R2 वेक्टर प्लस K3 टाइम्स R3 वेक्टर। यस, दैट्स द स्पैन, है ना? इसका जो आंसर आना है उसका साइज sir. क्या है? जो आंसर आएगा इसका साइज क्या है? कितने बाई कितने? उसकी रोज 3 होंगी और कॉलम 1 होगा। नहीं रोज सर, जी, उसकी रो 1 होगी और कॉलम 3 होंगे। फिर से ट्राई करें। रो 1 होगी और कॉलम 3 होंगे। फिर से ट्राई करें। और सॉरी 4 4 1/4, राइट? एंड यस सर। फैजान, कंग्रेचुलेशन, आपके पास माइक आ गया लगता है। यस सर। गुड। ओके, सो इसका साइज 1/4 होगा, क्योंकि ये जो 3 वेक्टर्स थे R1, इसमें 4 नंबर थे, 1/4 इसकी शेप थी। R2 1/4 था, R3 1/4 था, इनकी लीनियर कॉम्बिनेशन 1/4। इसका मतलब है ये सर ये ट्रांसपोज हुए में, पर ये R4 के वेक्टर्स थे, है ना? जो लीनियर कॉम्बिनेशन है वो भी R4 का वेक्टर है। और ये बताएं कि क्या 3 वेक्टर्स से R1, R2, R3, 3 वेक्टर्स को यूज करके क्या मैं R4 को स्पैन कर सकता हूँ? यस सर। कर सकता हूँ। अच्छा, मैं और एक और सवाल पूछता हूँ। अगर एक वेक्टर को यूज करके मैं R2 को स्पैन कर सकता हूँ, क्या मैं एक वेक्टर से 2 डिमेंशनल स्पेस कवर कर सकता हूँ? नो सर। क्या मैं 2 वेक्टर से 3 डिमेंशनल स्पेस कवर कर सकता हूँ? नो सर। हाँ, 2 वेक्टर से जो भी स्पेस बनेगी वो 2D होगी, कोई प्लेन ही होगा। 3 वेक्टर से जो भी स्पेस बना लूँ वो 3D तक हो सकती है, या 3D से कम हो सकती है अगर वो लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं है वेक्टर्स। अगर इंडिपेंडेंट है तो 3 वेक्टर से मैक्सिमम 3D स्पेस बन सकती है, इससे आगे नहीं जा सकता। तो मेरे पास इस केस में 3 वेक्टर्स हैं, R1, R2, R3। इनका स्पैन 3D स्पेस से ऊपर नहीं बना सकते, इवन तो इनका अपना साइज 4 नंबरों वाला है। ये जिंदा 4D स्पेस में है, लेकिन 4D स्पेस में 3 वेक्टर्स 4D स्पेस को स्पैन नहीं कर सकते, किसी 3D स्पेस को शायद कर लें या उससे कम वाली।
इसलिए यहाँ पे जो लफ्ज यूज किया गया है वो है सब स्पेस ऑफ R4 n। यहाँ पे कॉलम्स थे ना, तो कॉलम्स मेरे 4 थे, R4 वाली स्पेस है। यानी जो रो वेक्टर्स हैं, हर रो वेक्टर का साइज उतना होगा जितने नंबर ऑफ कॉलम्स थे। ये बात आप एग्री करते हैं इससे? हर रो वेक्टर का साइज उतना होगा जितने कॉलम्स थे। तो उनके जब लीनियर कॉम्बिनेशन लेंगे तो लीनियर कॉम्बिनेशन Rn यानी जितने कॉलम्स थे Rn की ही कोई सब स्पेस को स्पैन करती होगी। सब स्पेस इसलिए क्योंकि हो सकता है वेक्टर्स उतने ना हो, वेक्टर्स n से कम हो। अगर m n से छोटा है तो नंबर ऑफ वेक्टर्स साइज ऑफ स्पेस से छोटे हैं। इन दैट केस आप सब स्पेस बना सकते हैं। रिगार्डलेस, ये जो भी स्पेस बनेगी इनके लीनियर कॉम्बिनेशन से, और ये जो लीनियर कॉम्बिनेशन है ये है क्या? ये था स्पैन ऑफ द रो वेक्टर्स, स्पैन ऑफ R1 R2 एंड R3, राइट? ये मैंने इनका स्पैन लिखा इस चीज को, यानी स्पैन ऑफ दीज, यानी जॉन से वेक्टर्स आप बना सकते थे। पूरी स्पेस जो आप कवर कर सकते हैं इन तीन के लीनियर कॉम्बिनेशन से, दैट स्पेस इज कॉल्ड द रो स्पेस ऑफ ए, ऑफ योर मैट्रिक्स। ठीक है, सादा लफ्जों में आपके मैट्रिक्स की जो रोज हैं उनके जो लीनियर कॉम्बिनेशन से स्पेस बनती है वो रो स्पेस होती है। रोज के लीनियर कॉम्बिनेशन से रो स्पेस बनती सर यानी वो बेसिक हो ना हो, बस वो रो स्पेस होते हैं। है। हाँ हाँ, मतलब वो Rn का बेसिस हो या ना हो, किसी का बेसिस तो होंगे वो, अगर इंडिपेंडेंट हैं भी, डिपेंडेंट भी अगर हैं, किसी स्पेस का तो बेसिस बन सकते हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो Rn का बेसिस बनेंगे। यानी आप सही कह रहे हैं, बेसिस ना भी हो। अगर आपको रो स्पेस समझ आ गई है कि मैट्रिक्स के रोज की लीनियर कॉम्बिनेशन से जो स्पेस पूरी कवर होती होगी, यानी उसका स्पैन, उसे रो स्पेस कहते हैं। सिमिलरली कॉलम स्पेस ऑफ ए, ये तो आप लोग मुझे वैसे ही बता देंगे, कॉलम स्पेस क्या होती होगी, बताएं जी। सर उसके कॉलम्स का लीनियर कॉम्बिनेशन। उसके अब सही कह रहे हैं, बस जरा कंप्लीट कर लें जुमला। उसके कॉलम्स वो के लीनियर कॉम्बिनेशन से जो स्पेस कवर होती है। यस सर, यस। क्योंकि यानी उसके तमाम पॉसिबल, हमने K1 K2 K3 बताए नहीं, हम कह रहे हैं K1 K2 K3 कुछ भी रख लें तो जो जितने भी वेक्टर्स बन सकते हैं इनसे, ये जितनी बड़ी स्पेस बन सकती है वो है स्पैन रोज का। और कॉलम स्पेस ऑफ ए similarly will be span of the columns of A। और A के कितने कॉलम्स हैं इस केस में? 4 कॉलम्स, ग्रेट। और हर कॉलम वेक्टर का क्या साइज है? थ्री बाय वन। हर कॉलम वेक्टर 3/1, यानी इसका जो स्पैन होगा, चूंकि ये सारे वेक्टर्स 4 वेक्टर्स हैं लेकिन 3D स्पेस में जिंदा है, तो ये 3D स्पेस की कोई सबस्पेस होगी इनका स्पैन, इवन दो वेक्टर्स 4 हैं। मसलन अगर मैं 2D में हूँ, 2D में बस एक वेक्टर, दूसरा वेक्टर, तीसरा वेक्टर, चौथा वेक्टर, 5 वेक्टर्स हैं 2D में।
इन पांचों वेक्टर्स का स्पैन क्या होगा? ये हो सकता है इन पांचों वेक्टर्स का स्पैन ये वाली स्पेस बन जाए, ये सारे 2D में जिंदा है। नो सर, ओके, ये नहीं हो इसकी सकता। सिर्फ 2D स्पेस। हाँ, 3 भी नहीं हो सकता, ये 2D में ही रहेंगे, इनका स्पैन भी 2D में ही रहेगा। यस सर। एक प्लेन के अंदर जितने मर्जी वेक्टर ले आऊं, उनके जितने मर्जी लीनियर कॉम्बिनेशंस ले लूं, मैं प्लेन के अंदर ही रहूंगा, प्लेन से बाहर नहीं निकल सकता। सो इवन दो ये वेक्टर्स तो 4 थे, लेकिन जिस स्पेस में ये जिंदा थे वो 3D स्पेस थी। इसका मतलब है इनके लीनियर कॉम्बिनेशन भी 3D स्पेस में रहेंगे या उससे भी कम। मसलन अगर लीनियर डिपेंडेंस इनकी बहुत ज़्यादा है, अगर लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं है ये, इनमें से 2 इंडिपेंडेंट हैं, 2 डिपेंडेंट हैं, अगर 2 इंडिपेंडेंट हैं तो फिर इनके स्पैन से जो स्पेस बनेगी वो R2 बनेगी, R3 नहीं बनेगी, इवन दो 3 डिमेंशनल वेक्टर है। इसलिए ये हर बारी यहाँ पे सब स्पेस लिखा हुआ है कि ज़रूरी नहीं है ये उतनी बड़ी स्पेस ही बने जितना वेक्टर्स का साइज था। वेक्टर्स का साइज 3 डिमेंशनल था, लेकिन स्पेस हो सकता है कम भी बन जाए, सब स्पेस। सर जी सर, इसके मुताबिक तो ये बेसिस हो ही नहीं सकते, कॉलम स्पेस और रो स्पेस। दोबारा पूछेंगे आप? RM या RN के रो स्पेस RM का बेसिस हो ही नहीं सकता और कॉलम स्पेस RM का बेसिस हो ही नहीं सकता। हो सकता ही नहीं है जी। अगर लेट्स से स्क्वायर मैट्रिक्स है या सर आप तो ऊपर लिखना है साइन में, वो डिफरेंट नहीं। हाँ, लेकिन मैं तो जनरल लिखा है कि m/n, ठीक है। मैंने कहा था कि डिफरेंट है, पर अगर हम कहें कि जनरल, अगर मैं बात कहूँ कि m/n मैट्रिक्स है, उसके अंदर ये वाला केस भी कवर होता है कि अगर m और n बराबर हुए, अगर m और n बराबर हुए तो देन देयर इज अ चांस कि वो Rn ही बन जाए वो स्पेस, है ना? Yes or no? यस सर। Yeah. Okay. ओके, हमने 2 स्पेसेस कर ली। ये असल में बड़ी सादा सी थी, कोई मुश्किल बात शायद नहीं थी इनमें, लेकिन दीज आर रियली इंपॉर्टेंट स्पेसेस। रो स्पेस, कॉलम स्पेस, ये कर लिया। तीसरी नल स्पेस। नल स्पेस इसको कहते हैं, आपके पास एक होमोजेनस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है, यानी कुछ इक्वेशंस हैं जिनके राइट साइड पे 0 0 0 0 लिखे हैं। होमोजेनस सिस्टम को आप ऐसे लिख सकते हैं, कोफिशिएंट्स का मैट्रिक्स, अननोन्स का वेक्टर और यहाँ पे जीरोस का वेक्टर, ठीक है। दैट्स अ होमोजेनस सिस्टम, Ax इक्वल्स 0, जिसमें A वही m/n का मैट्रिक्स आप समझ लें। A का साइज m/n, x का साइज n/1, जीरो वेक्टर का साइज m/1। सॉल्यूशन स्पेस किसे कहेंगे आप? अगर मैं आपको कुछ भी ना बताऊं, अगर इस लफ्ज से आपके ज़हन में क्या आता है? सॉल्यूशन स्पेस। सर इनके जो सोल्यूशन होंगे ना, वो स्पेस, यानी ये 0 0 वेक्टर जो है सोल्यूशन है ना, तो इसकी स्पेस। सो 0 0 अगर आंसर उसे ट्रिवियल सॉल्यूशन कहते हैं। अगर x को 0 सेट कर दूं, यस सर, तो ये तो ट्रिवियल है। जी। कोई नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशंस भी हो सकती हैं होमोजेनस सिस्टम की। यस सर, नॉन ट्रिवियल भी होती इग्नोर कर देंगे जी, इग्नोर कर देंगे। क्यों इग्नोर क्यों कर देंगे? फिर नल स्पेस तो नहीं बनेगी उनके साथ। नल स्पेस तो मैंने अभी जिक्र ही नहीं किया, मैं तो सिर्फ सॉल्यूशन स्पेस की बात कर रहा हूँ कि सॉल्यूशन स्पेस किस चीज को कहेंगे। फिर इसका जो भी सोल्यूशन होगा वो उसकी स्पेस, चाहे वो ट्रिवियल हो या नॉन ट्रिवियल।
सोल्यूशन स्पेस ये चीज़ है, ऑल वेक्टर्स x कह देते हैं that satisfy a into x equals 0, वो तमाम x वेक्टर्स, चाहे वो एक हो चाहे वो इन्फिनिट हो। रिमेंबर, होमोजेनस सिस्टम की सोल्यूशन या ट्रिवियल होती है या इन्फिनिट सोल्यूशंस होती हैं होमोजेनस सिस्टम। इसकी मतलब दो नहीं हो सकती सोल्यूशंस, तीन नहीं हो सकती, या इसकी जीरो होगी ट्रिवियल सोल्यूशन, या मतलब एक सोल्यूशन होगी तो वो ट्रिवियल सोल्यूशन होगी, और अगर नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन एग्जिस्ट करती तो वो इन्फिनिट होंगी उस तरह की। सो ऑल वेक्टर्स एक्स, जो नॉन ट्रिवियल भी सारी इन्फिनिट, ऑल ऑफ देम दैट सेटिस्फाई ax इक्वल 0, उसे कहेंगे सोल्यूशन स्पेस, द स्पेस ऑफ ऑल ऑफ दोज वेक्टर्स, जिसमें वो जिंदा है सारे वेक्टर्स। बाय द वे, ये जो सोल्यूशन स्पेस है वो तमाम x जो ax इक्वल 0 को सेटिस्फाई करते हैं। यहाँ ये कह रहा है कि इट इज़ अ सब स्पेस ऑफ Rn। ये बात क्यों मान लूँ मैं? वो Rn की सब स्पेस क्यों होगी, Rm की क्यों नहीं होगी? सर क्योंकि इसमें रो के मुताबिक सोल्यूशन होंगे ना, एक रो का कोरस्पॉन्डिंग सोल्यूशन होगा तो वो और कॉलम्स के हिसाब पे ही वो सब स्पेस होगी। जी मेरे ख्याल में आप सही कह रहे हैं, और आसान आंसर शायद ये है, x का साइज देख लें। x को ही आप सोल्यूशन कहते हैं ना, और जो भी सोल्यूशन निकलेगी उसका साइज n/1 ही होगा। तो अगर सोल्यूशन वेक्टर्स जितने भी हैं वो n नंबर्स वाले हैं, तो उनके लीनियर कॉम्बिनेशन से जो स्पेस बनती होगी वो मैक्सिमम Rn वाली स्पेस होगी, या उसकी कोई सब स्पेस होगी। अगेन, अगर वो इंडिपेंडेंट नहीं है तो सब स्पेस होगी। ये जो तमाम सॉल्यूशन वेक्टर्स का जो स्पैन है, तमाम सॉल्यूशन वेक्टर्स से जो स्पेस बनती है उसे कहते हैं नल स्पेस, ए की। और ये सॉल्यूशन वेक्टर्स किसी आम सिस्टम के नहीं है, ax इक्वल्स b के लिए नहीं है, ये है होमोजेनस सिस्टम के लिए, ax इक्वल 0 वाला जो सिस्टम है। सो नल स्पेस आप कहते हैं होमोजेनस सिस्टम की जो तमाम सॉल्यूशंस वाली जो स्पेस है, वो नल स्पेस कहलाती है। इज दैट क्लियर? इनफिनिट सॉल्यूशंस भी काउंट होंगे, इसमें क्या? इनफिनिट सॉल्यूशंस भी काउंट होंगे। इन्फिनिट को काउंट तो नहीं करेंगे, पर इन्फिनिट सॉल्यूशंस हम सारी सॉल्यूशंस की बात नहीं कर रहे, हम सारी सॉल्यूशंस की स्पेस की बात कर रहे हैं। सो सारी सॉल्यूशंस की जो स्पेस है, हो सकता है वो वन डिमेंशनल हो, यानी वो एक ही वेक्टर हो, और वो ट्रिवियल वाला होता है, जीरो वेक्टर, या उसमें फिर इन्फिनिट इन्फिनिट वेक्टर्स होंगे, लेकिन वो स्केल्ड वर्जन्स होंगे किसी एक वेक्टर। या वो स्केल्ड वर्जन होंगे। लेट्स सी, इसकी एग्जांपल्स आनी है आगे जाके। तो ये नल स्पेस का कॉन्सेप्ट आई थिंक मैंने शायद इतना अच्छा समझाया भी नहीं है, और ये शायद एग्जांपल से बेहतर इसकी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। सो इन केस यू डोंट अंडरस्टैंड दिस करेक्टली, तो जस्ट वेट फॉर द एग्जांपल्स, वहाँ पे शायद कुछ क्लियर हो जाए, या द एक्सरसाइज क्वेश्चंस इन द बुक। सो विल सी। बहरहाल ये जो तीन इंपॉर्टेंट स्पेसेस थी, इनका जो इनको रो स्पेस को ऐसे लिखते हैं, रो ऑफ ए, कॉलम स्पेस
call of A, null space, null of A. So let's do solve this question. एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस है ax इक्वल्स b, और मेरा क्लेम ये है कि इट इज कंसिस्टेंट, ये सिस्टम कंसिस्टेंट होगा। कंसिस्टेंट का क्या मतलब है? एक लीनियर सिस्टम में वो कंसिस्टेंट है, इसका क्या मतलब? सारे वेरिएबल्स की सॉल्यूशन है, सारे वेरिएबल्स की एक एक सॉल्यूशन है। सारे वेरिएबल्स की एक एक सॉल्यूशन। एक एक से क्या मतलब है? मतलब इनफिनिट नहीं है, यानी इनफिनिट तो है नहीं, बस हर की एक सॉल्यूशन निकल रही है, यानी नंबर ऑफ वेरिएबल्स हैं वो नंबर ऑफ इक्वेशन से ज़्यादा है या इक्वल है, वो कम है या इक्वल है। कंसिस्टेंट की सादा ये कि सॉल्यूशन एग्जिस्ट्स, वन और मोर सॉल्यूशंस एग्जिस्ट, ठीक है। यानी कोई ऐसा x मिल जाएगा आपको, कोई ऐसा x मिल जाएगा कि अगर a से मल्टीप्लाई करें तो आंसर b आ जाएगा, इसे कहेंगे कंसिस्टेंट। अगर कोई ऐसा x एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता तो फिर कहेंगे ये सिस्टम कंसिस्टेंट नहीं हो सकता। मसलन मैं एक इनकंसिस्टेंट सिस्टम बनाता हूँ, हमने शुरू में देखे थे 2x प्लस 3y इक्वल्स 5, और दूसरी इक्वेशन है 2x प्लस 3y इक्वल्स 7। क्या इस तरह के सिस्टम की सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर सकती है? नो सर, यानी कोई ऐसे x और y नहीं है कि मैं पहली इक्वेशन में डालूं तो 5 आ जाए, दूसरी में डालूं तो 7 आ जाए, ये पॉसिबल ही नहीं है। तो दिस इज एन इनकंसिस्टेंट लीनियर सिस्टम, ठीक है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो कंसिस्टेंट से हमारा मतलब है कि जो सॉल्वेबल हो, मतलब इस तरह की सिचुएशन ना हो। So ax equals b is consistent if and only if both ways prove. B is in the column space of A. Who will solve this? मेरा सवाल है why? Why should I accept this statement? सर बिकॉज अगर वो रो स्पेस होगा ना तो फिर उसका ना नंबर ऑफ वेरिएबल्स जो है ना वो ज्यादा हो जाएंगे इक्वेशन से, और अगर वो कॉलम स्पेस होगा तो वो कम होंगे या इक्वल होंगे, तो फिर वो कंसिस्टेंट हो जाएगा। ओके, पहले तो ये बताएं इसका क्या मतलब है? B is in the column, ये कैसे लिखो? इसका मतलब क्या है? सर इसका मतलब है जो बी वेक्टर है ना वो नंबर ऑफ कॉलम्स कंटेन करता है। नहीं, बी वेक्टर तो वेक्टर है, वो तो कुछ यानी कॉलम नंबर्स स्पेस का क्या यानी मतलब? कॉलम्स के साथ उसका लीनियर कॉम्बिनेशन वो स्पैन करता है। पहली चीज तो ऐसे लिख सकते हैं इसको कि बी, इफ बी इज इन द कॉलम स्पेस ऑफ ए का मतलब है बी इज अ मेंबर ऑफ दिस स्पेस, है ना? बी इज अ मेंबर ऑफ दिस स्पेस, यस और नो? यस सर। दिस इम्प्लाइज अगर वो इस स्पेस में लाई करता है तो इसका मतलब है कि B कैन बी रिटन एज सम लीनियर कॉम्बिनेशन K1 टाइम्स ऑफ द कॉलम्स, राइट? कॉलम्स की लीनियर कॉम्बिनेशन, तो C1 प्लस K2 टाइम्स C2 वेक्टर प्लस डॉट डॉट डॉट। अगर A का साइज हम देख लेते हैं, हम कह रहे थे m/n है, इसके कॉलम वेक्टर्स n कॉलम्स हैं तो n कॉलम वेक्टर्स होंगे, n टाइम्स कॉलम n। ठीक है, तो ये हम इफ प्रूव कर रहे हैं कि अगर B कॉलम स्पेस ऑफ A में लाई करती है तो उसका तो मतलब है कि B कैन बी रिटन
एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द कॉलम्स ऑफ ए। ये मैंने लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ कॉलम्स ऑफ ए लिख दिया, तो मैंने कहा ये बी के बराबर होगी। कोई ना कोई K1 K2 Kn कुछ ऐसे होते होंगे। इफ दिस इज ट्रू, तो तो ये जो सिस्टम लिखा, ये जो इक्वेशन लिखी है, इसको तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं। मुझे आप इजाज़त दें कि मैं बी को राइट साइड पे ले जाऊं और ये जो राइट साइड है इसको लेफ्ट साइड पे ले जाता हूँ। ठीक है, K1 C1 प्लस K2 C2 प्लस डॉट 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 equals B. I can write this as ये जो भी कॉलम 1 वेक्टर है इसको मैं इस तरह करके लिख देता हूँ, और कॉलम 2 जो वेक्टर है इसको ऐसे लिख देता हूँ, कॉलम n जो वेक्टर है इसको ऐसे लिख देता हूँ। ये एक मैट्रिक्स बन जाएगा। हर कॉलम वेक्टर का साइज m था, क्योंकि a का साइज m/n था। एक कॉलम में m नंबर्स थे और n कॉलम्स थे, तो इस मैट्रिक्स का साइज m/n है। और बाय द वे ये कौन सा मैट्रिक्स है? ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। ये a ही लिखा है मैंने, ये a है। मैंने सिर्फ a के कॉलम्स को दोबारा लिख दिया तो a ही बन गया ये। और इधर अगर मैं लिख दूँ K1 K2 डॉट 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 Kn, इक्वल्स b। मैंने सिर्फ ये किया है कि ये जो इस तरह करके आपने लिखा कि b अगर कॉलम स्पेस में लाई करता है तो b कैन बी रिटन एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द कॉलम्स, तो मैंने वही लिखा है लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द कॉलम्स इक्वल्स b। और लीनियर आखिरी स्टेप, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ कॉलम्स जो है वो ऐसे लिखी जा सकती है कि आप कॉलम वेक्टर्स को इस तरह करके लिख लें और यहाँ पे जो कोफिशिएंट्स हैं या कोऑर्डिनेट वेक्टर वो मल्टीप्लाई कर दें। ये आप नोटिस करें कि K1 जो है हमेशा पहले कॉलम से ही मल्टीप्लाई होगा। जब आप पहली रो को मल्टीप्लाई करेंगे तो K1 से तो ये मल्टीप्लाई हो रहा होगा, जब आप दूसरी रो को मल्टीप्लाई करेंगे तो K1 से ये मल्टीप्लाई हो रहा होगा, जब आप आखिरी रो को इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो K1 से ये मल्टीप्लाई हो रहा होगा, विच मीन्स कि इट्स K1 टाइम्स द फर्स्ट कॉलम प्लस K2 टाइम्स द सेकंड कॉलम प्लस डॉट 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 Kn टाइम्स द थर्ड कॉलम। ये हम पहले भी देख चुके हैं कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज जस्ट अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द कॉलम्स। और इधर से प्रूव हो गया, इसको x कह दें और आगे आपके पास ax इक्वल्स b। ठीक है, तो ये प्रूव हो गया कि if b is in the column space of A, then b can be written like this, and this whole thing can be written like this, which means कि इसकी solution exist करती है। सर लेकिन बात अभी मुकम्मल नहीं हुई वैसे। ओके, क्या रह गया? सर के ये यहाँ पे इक्वेशन तो ऊपर भी हमें दी हुई थी कि ax इक्वल टू b है, ये इक्वेशन है। जी जी। अब ये कंसिस्टेंट है कि नहीं, हमने ये बताना था। अब हमने तो ये प्रूव कर दिया सिर्फ ax इक्वल टू b है, लेकिन ये कंसिस्टेंट तब होगी ना जब b के सारे जो एलिमेंट्स हैं वो ये जो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स के कॉलम है इनके सारे एलिमेंट्स के इक्वल होगा। पहली बात, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स यहाँ पे नहीं है, ये A है, इट्स नॉट एन ऑगमेंटेड ए मैट्रिक्स, ए सॉरी। दूसरा, आपने कहा कि ये तब होगा मानेंगे जब x, मैं आपकी बात थोड़ी सी चेंज कर देता हूँ।
आपको ये आंसर तब मान लेना चाहिए जब ये इंश्योर हो जाए कि एक्स एग्जिस्ट करता है। ये इंश्योर हो जाए कि एक्स जिसको मैंने एक्स कहा है, जिसके अंदर K1 पड़ा है, K2 पड़ा है, डॉट 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 Kn पड़ा है, ये एग्जिस्ट करता है, तभी मैं कहूँगा ना कि सिस्टम कंसिस्टेंट है। इस सिस्टम को कंसिस्टेंट कब कहते हैं? जब कोई एक्स वाई ऐसे एग्जिस्ट करते जो दोनों को सेटिस्फाई कर रहे होते, यानी मेरे अननोन्स एग्जिस्ट करते होते। इधर भी यही है, कोई ऐसे K1 K2 Kn की एग्जिस्टेंस ज़रूरी है। अगर कोई ऐसे एग्जिस्ट करते हैं तो मैं कहूँगा सिस्टम कंसिस्टेंट है। और यहाँ से हमने असल में ये शो किया कि अगर आप ये बात मान के चलते हैं कि बी कॉलम स्पेस में लाई करता है, तो फिर इसका मतलब है कि बी को मैं लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ कॉलम्स लिख सकता हूँ, यानी कोई ना कोई लीनियर कॉम्बिनेशन होगी, विच मीन्स कोई ना कोई K1 होगा, K2 होगा, Kn होगा, कोई ना कोई होगा अगर ये कॉलम स्पेस में लाई करता है। तो वो जो जौन से भी हैं कोई ना कोई K1 K2 Kn, उनको मैं रीअरेंज करके अगर ऐसे लिख लूँ तो वो ये वाला सिस्टम बन गया। और वो सिस्टम कंसिस्टेंट मानना पड़ेगा मुझे, क्योंकि x जो है वो ये वाले हैं और इनको आपने मान लिया था कि ये एग्जिस्ट करते ही होंगे जब आपने कहा था कि b कॉलम स्पेस में लाई करता है। इज इट एनी क्लियरर और नॉट? Yes, sir. Okay. Anyone else? Is this clear or not? Yes, sir. ओके। दूसरी चीज़ है ओनली इफ। उसमें आपको शुरू करना पड़ेगा ax इक्वल्स बी के साथ, यानी आप उसमें आप कहेंगे कि इफ ax इक्वल्स बी इज कंसिस्टेंट, ये अस्यूम करके चलें कि अगर ये कंसिस्टेंट है तो फिर उसका मतलब क्या होगा, और उसको चलते 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 फिर आपने इवेंचुअली प्रूव करना होगा कि दिस मीन्स कि बी जो है वो कॉलम स्पेस ऑफ ए में लाई करता होगा। ठीक है, ये आप लोगों पे छोड़ दूं एज एन एक्सरसाइज। सर बस एक क्वेश्चन है इसमें जी, कि ax इक्वल टू अगर कंसिस्टेंट है तो इससे अगली जो स्टेटमेंट होगी वो ये होगी ना कि b इसके लीनियर कॉम्बिनेशंस में बन सकता है। ax इक्वल्स बी अगर कंसिस्टेंट है, इसका मतलब है कि कोई x एग्जिस्ट करता है जिससे ये सेटिस्फाई होगी। वो जो कोई x है तो फिर उसको कोई नाम दे दें, सॉरी उसमें कोई वैल्यूज डाल दें धक्के से। ठीक है, हम अगर ये वैल्यूज डाल दें K1 K2 डॉट 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 Kn, या आपने जौन से भी नाम रखना है, आप ABCD डाल दें, कुछ भी डाल दें। ठीक है, तो लेकिन ये फिर मानना पड़ेगा ना। अगर आपने ये मान लिया कि कंसिस्टेंट है तो फिर आप कहेंगे कि अच्छा कोई ना कोई एक्स एग्जिस्ट करता है, और उस एक्स के अंदर क्या पड़ा है उधर कोई नाम रख लें। मैंने K1 K2 Kn रखनी है, आप कोई और रख लेना। यहाँ से अगर आप कंटिन्यू करेंगे तो बस आपने ये शो करना है कि इस बात से कंटिन्यू करके आप ये जुमला फिर बोल सकते हैं कि देखें जी फिर तो बी लीनियर कॉम्बिनेशन के तौर पे लिखा गया है, देयरफॉर वो ए के कॉलम स्पेस में लाई करता है। ठीक है, अब ये मैं फिर आप पे छोड़ देता हूँ, हम आगे चलें जी। यस सर। अब वापस बेसिस पे आते हैं कि मेरे पास एक मैट्रिक्स है ए, उसकी रो स्पेस है मेरे पास कोई होगी, और उसकी कॉलम स्पेस है मेरे पास, यानी उसकी रोज जौन सी स्पेस को स्पैन करती हैं
और उसके कॉलम्स जौन सी स्पेस को स्पैन करते हैं, ये वो दो स्पेसेस हैं। और अब मुझे इस स्पेस का बेसिस चाहिए, ठीक है, और इस स्पेस का भी बेसिस चाहिए। ये फर्क होंगे, ये तो स्पेसेस फर्क है ना, बेसिस भी फर्क होंगे। अभी हम एक एग्जांपल, पहले एक स्पेसिफिक केस देख लेते हैं। वो ये है कि अगर एक मैट्रिक्स रो एशेलॉन फॉर्म में, तो मेरे पास एक मैट्रिक्स आर है जो रो एशेलॉन फॉर्म में है, लीडिंग वंस, तो फिर उसके वो वाले रो वेक्टर्स, सारे नहीं, वो वाले रो वेक्टर्स जिनमें लीडिंग वन है, इस आर मैट्रिक्स में लीडिंग वंस वाले रो वेक्टर्स कौन कौन से हैं? 1 2 3 4, कौन कौन से लीडिंग वन वाले? फर्स्ट थ्री फर्स्ट थ्री रो फर्स्ट थ्री रो वेक्टर्स लीडिंग वंस वाले रो वेक्टर्स। आखिरी वाले में लीडिंग वन नहीं है। ये जो पहले जो तीन वेक्टर्स हैं, दे फॉर्म a basis for the row space, of R. और सिमिलरली जो कॉलम वेक्टर्स हैं R के रिड्यूस रो एशेलॉन फॉर्म, रो एशेलॉन फॉर्म, इसके जो कॉलम्स हैं विद लीडिंग वंस, वो कौन कौन से हैं? कॉलम्स विद लीडिंग वंस, फर्स्ट टू और फोर्थ वाला। let me correct myself. मैंने जो पिछला जुमला सही नहीं बोला। कॉलम वेक्टर्स, लेकिन ओके, करेक्ट जुमला ये। लेट्स स्टार्ट विद रो वेक्टर्स। लीडिंग वंस वाले रो वेक्टर्स थे ये पहले तीन, ये वाला और ये वाला। पहले रो वेक्टर को उठा लेते हैं। पहले रो वेक्टर में लीडिंग वंस कौन सी जगह पे है? फर्स्ट एंट्री। इसका मतलब है वही कॉलम है वो लीडिंग। हाँ, यानी इस रो वेक्टर का लीडिंग वन जिस कॉलम में आया था वो कॉलम उठा ले आप। ये पहला कॉलम उठ गया। सेकंड रो का लीडिंग वन कहाँ पे आया था? किस कॉलम में? सेकंड कॉलम में आया था। सेकंड कॉलम। ये कॉलम भी उठा लिया। और थर्ड रो का लीडिंग वन कौन से कॉलम में आया? फोर्थ कॉलम भी उठा लिया। ये जो तीन कॉलम्स हैं, लीडिंग वन वाले पोजीशंस वाले जो कॉलम्स हैं, दे फॉर्म अ बेसिस फॉर द कॉलम स्पेस ऑफ आर। 1 0 0 0 -2 1 0 0 और 0 0 1 0, दे फॉर्म अ बेसिस फॉर द कॉलम स्पेस ऑफ आर। और जो लीडिंग वंस वाली रोज हैं, दे फॉर्म अ बेसिस फॉर द रो स्पेस ऑफ आर। यानी आर की रोज की लीनियर कॉम्बिनेशन आप लेते, चारों रोज के, उनसे जो स्पेस बननी थी वो वही स्पेस है जो चारों की बजाय सिर्फ पहली तीन रोज के लीनियर कॉम्बिनेशन से आप बना। सिमिलरली आर के अंदर 5 कॉलम्स हैं। इन पांचों कॉलम्स के लीनियर कॉम्बिनेशन से जौन सी स्पेस बननी थी वो वही स्पेस है जो असल में कॉलम 1
कॉलम 2 और कॉलम 4 के लीनियर कॉम्बिनेशन से बने। तो ये है बेसिस एक मैट्रिक्स की रो स्पेस और कॉलम स्पेस का, पर वो मैट्रिक्स जो रो एशेलॉन फॉर्म में नॉर्मल एक जनरल मैट्रिक्स में कैसे आएगा बेसिस, ये तो रो एशेलॉन फॉर्म। इट कैन बी प्रूव्ड, इट कैन बी शोन जी। इसका कोई रीजन या कोई प्रूफ सा नहीं है फिर जिससे बात समझ में आ जाए वो जो रो एशेलॉन फॉर्म है वो बेसिस बनाते हैं? मेरे ज़हन में इस वक्त नहीं है। रो वेक्टर लीडिंग वन कॉम्बिनेशन। चलो कोई बात नहीं। हाँ, मुझे सोचना पड़ा अभी। ऑफ कोर्स ये क्लास के प्रेशर में शायद मैं बिल्कुल ही ना सोच पाऊँ, शायद बाद में। सो अगर आप लोगों को ये नहीं समझ आती या बुक में नहीं मिलता या बुक से नहीं समझ आती तो जो सेंड मी एन ईमेल विद दिस क्वेश्चन ताकि इसको रिविजिट कर लें। बेसिस फॉर रो स्पेस वाया रो रिडक्शन। अच्छा, आप जनरल मैट्रिक्स की रो स्पेस का बेसिस कैसे निकालेंगे? यूजिंग द प्रीवियस स्लाइड हमें ये पता है कि अगर रो एशेलॉन फॉर्म है तो लीडिंग वंस वाली रोज उनसे बेसिस बनता है, लीडिंग वंस वाली रोज से बेसिस बनता है। दूसरी चीज़ जो हम बोरो करने लगे वो ये है कि एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस जो हैं वो रो स्पेस को कभी चेंज नहीं करती। एलिमेंट्री रो ऑपरेशन से रो स्पेस पे कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी ए की रोज का लीनियर कॉम्बिनेशन ले लें आप और उसको रिड्यूस कर दें ए को रो एशेलॉन फॉर्म में, और आर की रोज का स्पैन कर लें आप, ये बराबर होते हैं। यानी जौन सी स्पेस इसके रोज के लीनियर कॉम्बिनेशन से बनती है वही स्पेस रो एशेलॉन फॉर्म वाले मैट्रिक्स की रोज के लीनियर कॉम्बिनेशन से बनती है। सर इसमें रिड्यूस एशेलॉन फॉर्म में तो एक रो भी नहीं है, फिर भी वो उतनी ही होती है कि स्पैन। रो एशेलॉन फॉर्म में एक रो भी नहीं है, क्या मतलब? लास्ट वाली रो। हाँ, तो इसकी जो रो स्पेस बनेगी वो उसके जो बेसिस है, पिछली स्लाइड अगर हम यूज़ करें, उसका जो बेसिस है वो इन 3 वेक्टर से बनेगा। इससे जिस लीडिंग वन था, इस रो से जिसमें लीडिंग वन था, और इस रो से जिसमें लीडिंग वन था। यानी इस बेसिस में ये 3 वेक्टर्स होंगे, R1, R2 और R3। और अगर आप इसमें R4 इंक्लूड कर भी दें तो ये 0 वेक्टर है, ये अभी भी वही वाली स्पेस कवर होगी, ठीक है। बस ये बेसिस नहीं रहेगा। अगर आपने बेसिस बनाना है तो लीनियरली इंडिपेंडेंट जो वेक्टर्स हैं बस उनको ले लें, R1, R2, R3। दे फॉर्म अ बेसिस। ये बेसिस है फॉर रो स्पेस ऑफ R। ये पिछली स्लाइड हमें बता रही थी। और चूंकि ये रो स्पेस चेंज नहीं होती, जौन सी स्पेस इनके लीनियर कॉम्बिनेशन से बनती है बिल्कुल वही स्पेस इनके लीनियर कॉम्बिनेशन से बनती है। और अगर इसका मतलब है कि आपको मिल गए बेसिस वेक्टर्स, रो स्पेस ऑफ ए के जो बेसिस वेक्टर्स हैं वो यही हैं, वो ये 3 ही हैं।
ये वाला R1 R2 R3 ये बेसिस फॉर रो स्पेस ऑफ R भी हैं और ये बेसिस फॉर रो स्पेस ऑफ A भी है, क्योंकि दोनों की रो स्पेस एक ही होती है। एलिमेंट्री रो ऑपरेशन से रो स्पेस चेंज हो जाती है। मुझे बताएं एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस कौन से तीन होते हैं? स्केलिंग, स्वैपिंग, स्केलिंग एंड एडिंग। ओके, स्केलिंग, स्वैपिंग और स्केलिंग एंड एडिंग। स्केल एंड ऐड। वेक्टर्स को स्केल करने से उनकी क्या स्पेस चेंज हो जाएगी? उनका स्पैन चेंज हो जाएगा? वेक्टर का साइज ऊपर नीचे किया नो सर। है ना। स्केल करने से कि वो उनके स्पैन पे क्या, मतलब मेरे पास ये दो वेक्टर थे, ये 2D स्पेस को स्पैन करते होंगे, मैं इनको उठा के ऐसा करता हूँ, इसके एक वेक्टर को स्केल कर देता हूँ, अभी भी ये 2D स्पेस को स्पैन करते होंगे। मेरे पास स्केल करके ऐड कर देता हूँ, इसको स्केल किया, उसमें ये ऐड कर दिया, तो लेट्स से ये वाला वेक्टर आ गया। ये वाला वेक्टर आने के बाद भी यानी मेरे पास जब मैं ऐड करता हूँ तो पिछले वाला तो गया ना, रिप्लेस कर देता हूँ ना, स्केल एंड ऐड में एक वेक्टर तो रिप्लेस हो जाता है। तो ओके फाइन, ये स्केल ओके ऐड ओके नया वेक्टर बन गया, ये भी तो 2D स्पेस को स्पैन करता है। तो ना स्केलिंग से कोई बेसिस पे फर्क पड़ता है, ना स्वैपिंग सॉरी स्केल एंड ऐड से कोई फर्क पड़ता है रो स्पेस पे या उसके स्पैन पे, और ना ही स्वैपिंग से मैं इसको x कह दूं उसको y कह दूं, या इसको y कह दूं उसको x कह दूं, स्वैपिंग से क्या फर्क पड़ता है? रो स्पेस तो वही रहेगी। ठीक है, सो एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस डू नॉट चेंज द रो स्पेस, और sorry or row or so because elementary row operations do not change the row space, तो मैं एक ही रो स्पेस ढूंढने की बजाय मैं एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस लगा के रो एशलॉन फॉर्म में ले जाता हूँ एक को। और ये हमें पिछली स्लाइड से पता है कि रो एशलॉन फॉर्म की जो रो स्पेस का बेसिस होता है वो लीडिंग वन वाले वेक्टर होते हैं, इसलिए एक ही रो स्पेस का बेसिस भी यही लीडिंग वंस वाले वेक्टर्स हैं। जी आपका सवाल था। सर ये जो स्केलिंग एंड एडिंग है, अगर हमारे पास तीन वेक्टर हैं एक्स वाई एंड जी और तीनों पे एक एक वेक्टर है हमारे पास, तो अगर हम एक एक्स के वेक्टर में स्केल एंड ऐड करते हैं वो जी की डायरेक्शन में बन जाता है, तो दो जी की डायरेक्शन में होगी और एक वाई की, तो फिर तो वो नहीं ना स्पैन करेंगे, फिर वो बेसिस नहीं बन सकते। आप कह रहे हैं स्केलिंग और ऐड करने की वजह से जी में दो बन जाएंगे? जी, और पहले एक्स वाई जी तीनों में थे। हाँ जी, अब खाली जी और वाई में रह जाएगा तो फिर वो बेसिस नहीं बना पाएगा। नहीं, ये पॉसिबल नहीं, ये पॉसिबल नहीं है कि आप स्केल और ऐड करें और एक डिमेंशन खत्म हो जाए, ये पॉसिबल नहीं। यानी ऐसा डिमेंशन तो रहेगी, वो वेक्टर चेंज हो जाएगा, वो वेक्टर किसी और डायरेक्शन में हो जाएगा। तो तीसरी डायरेक्शन में रहेगा तो सही ना है। नो सर, वो जी की डायरेक्शन में हो जाएगा। नहीं, ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं लग रहा फिर वाई जी की प्लेन बन जाएगा। ये पॉसिबल नहीं है। स्केलिंग यानी अगर मैं 3D स्पेस के ये तीन वेक्टर्स थे और इन पे एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस लगाना शुरू कर भी दूं ना मैं, ये पॉसिबल नहीं है कि मेरे पास यानी इन वेक्टर्स को अगर मैं इस तरह करके लिख दूं, पहला वेक्टर ऐसे, दूसरा वेक्टर ऐसे, तीसरा वेक्टर, और फिर मैं एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस लगाना शुरू कर दूं, ये पॉसिबल नहीं है कि ये कोई एक जो है वो जीरोस की रो आ जाए। अगर यू स्टार्टेड विद दिस सिचुएशन कि लीनियरली इंडिपेंडेंट कोई तीन थे, उनके एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस लगाए और कोई एक 0 0 0 आ गया, ये पॉसिबल नहीं है। ये 0 0 0 सिर्फ तब आ सकता है जब इन तीन वेक्टर्स में से कम से कम एक बाकी दो पे डिपेंडेंट था। तो ये तब भी होगा कि मैं
3D स्पेस में बैठा हूँ, पहला वेक्टर इधर है, दूसरा वेक्टर इधर है और तीसरा वेक्टर भी कहीं एक्स वाई प्लेन में ही है, यानी इसी प्लेन के अंदर ही है, बजाय जेड में जाने के वो इन्हीं प्लेन में तीसरा वेक्टर है। अब तो हो सकता है जो आप कह रहे हैं, लेकिन अगर वो लीनियरली इंडिपेंडेंट थे तो फिर ये पॉसिबल नहीं। यानी अगर एक ही रो स्पेस अगर R3 थी तो एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस लगाने के बाद जो R आता है, R की रो स्पेस पे R3 कंपल्सरी है, सेम होगी ये स्लाइड यही कह रही है सर। और R की रो स्पेस के बेसिस जो हैं वो लीडिंग वन वाले वेक्टर हैं, वही A की रो स्पेस के बेसिस। कॉलम स्पेस की बारी थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा आपको। एलिमेंट्री रो ऑपरेशन से कॉलम स्पेस चेंज हो जाती है, रो स्पेस चेंज नहीं होती पर कॉलम स्पेस चेंज हो जाती है। यानी आर जो जो रो एशलॉन फॉर्म है उसके अगर मैं वो जिस तरह भी हमने देखे थे ना, 3 कॉलम निकाले थे हमने इस स्लाइड पे कि लीडिंग वन वाली रोज उठाएं और उन रोज में जो लीडिंग वन वाले कॉलम्स हैं वो 3 कॉलम्स उठाएं, ठीक है। तो वो 3 कॉलम्स जो हैं वो आर की कॉलम स्पेस का बेसिस तो होंगे, पर वो ए की कॉलम स्पेस का बेसिस होना जरूरी नहीं है, मोस्ट प्रॉब्ली नहीं है। लेकिन वो जो आपने 3 कॉलम यहाँ से उठाए थे लीडिंग वंस वाले आर के, वो आर के बेसिस तो हैं, ए के नहीं है, ए की कॉलम स्पेस के। ए की कॉलम स्पेस के बेसिस ये कॉलम्स 1, 2 एंड 4 ऑफ ए होंगे, ठीक है। यानी ए की अगर आपको कॉलम स्पेस का बेसिस चाहिए तो तरीका वही है, ए से जाएं आर पे देखें कि लीडिंग कॉलम वाले इंडिसेस कौन से थे। ये वाला कॉलम लीडिंग था, ये वाला लीडिंग था, और लेट्स से 2 ये वाला लीडिंग था। लेट्स कॉल देम कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 4। और अगर आपको ए की कॉलम स्पेस का बेसिस चाहिए, बेसिस फॉर कॉलम स्पेस ऑफ ए, नॉट आर का तो बेसिस यही है, ये कॉलम्स बने हैं। ए की कॉलम स्पेस का बेसिस इक्वल्स ए के कॉलम्स, मैं उसको ए लिख देता हूँ, ए का कॉलम 1, ए का कॉलम 2 और ए का कॉलम 4, ठीक है जी। जो कि सॉरी यहाँ पे सी लिखा हुआ है, तो आप भले इसको सी कहते हैं, C1, C2, ये ए के ओरिजिनल कॉलम्स थे, लेकिन इनको ढूंढा कैसे हमने, वही रो एशेलॉन फॉर्म। अनदर इम्पोर्टेंट टॉपिक, रैंक। जी जी चलिए मैं इसको क्विकली ख़त्म कर देता हूँ। रैंक और नलिटी ये असल में इजी आइडियाज़ हैं। रो स्पेस का चलिए ठीक है, बाद में कर लेंगे, लेट्स डू दिस कंफर्टेबल। कोई सवाल तो नहीं जी? यस सर, वो पिछली स्लाइड पे ना जी वो 3 जो वेक्टर्स हैं वो लीडिंग वन वाले नहीं है, ये लोग C1, C2, C4 है। सो यहाँ से पता लगा था कि ए की जो ए की रो एशलॉन फॉर्म ये लिखी हुई है आर। इसमें आप मुझे बता दें
कि लीडिंग रोज पहली 3 है, राइट, और उन रोज के जो लीडिंग वंस वाले कॉलम्स हैं वो कौन से हैं? कॉलम 1 तो है, और कौन सा है? 3 कॉलम 3 है, ओके, और and 5. एंड 5। इसका मतलब है कि ए के कॉलम 1, कॉलम 3 और कॉलम 5 ये ए के कॉलम स्पेस का बेसिस बनेगा, ए का कॉलम 1, 3 एंड 5। एंड लेट्स सी उसने आगे स्लाइड पे क्या है। आप कुछ कह रही हैं? वन, 3 एंड 5, 1, 3 एंड 5 ही है जी। मैंने ये C1, C2, C4 लिखा हुआ है। दिस शुड बी C1, C3 एंड C5, आई थिंक सो। ये प्रॉब्ली कोई कॉपी पेस्ट में मैंने टाइपो कर दिया होगा, क्योंकि पिछली किसी स्लाइड में वो C1, 2 और 4 थे। हाँ, प्रॉब्ली ये हुआ है, पिछली स्लाइड पे वो 1, 2, 4 थे, मैंने कॉपी पेस्ट किया होगा कोड स्लाइड्स बनाते हुए। So this should be actually C1, this should be column 3, and this should be column 5. So thank you for pointing this out. वो ये होगी। Is it clear now? अब मैं सही किया, राइट? Yes, sir. हाँ, ठीक है। और कोई सवाल जी?